बीजेपी में जबरदस्त हलचल मची हुई है। बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ, उत्तराखंड और बिहार में बीजेपी के नेता मेल मुलाकातें कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल है उससे समझना आसान है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। यह अलग बात है कि सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिशें जरूर की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद और यूपी में उपचुनाव के पहले बीजेपी के अंदर कलह साफ साफ देखी जा रही है। संगठन और सरकार के बीच बहसें हो रही हैं। इन सब के बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस मुलाकात के कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात से क्या खबर निकलकर बाहर आती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल काफी देर से सीएम योगी की मुलाकात चल रही है आनंदीबेन पटेल से। भीतर की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा सत्र को लेकर ये मुलाकात मानी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी खेमे में उत्तर प्रदेश में जो खलबली मची हुई है, संगठन से लेकर सरकार तक पर कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। समर्थ, राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या है एजेंडा, मुलाकात में क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे आप? देखिए चित्रा, पिछले 20 मिनट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ मुलाकात चल रही है। उनका काफिला 6:30 बजे करीब आता है और सीधा पीछे वाले गेट से अंदर चला जाता है। मुलाकात के मायने कई निकाले जा सकते हैं। जिस तरह की हलचल संगठन बनाम सरकार की पूरे यूपी बीजेपी में इस वक्त चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, उससे इस मुलाकात के मायने तो देखिए निकाले जाएंगे ही जाएंगे। वो भी उस वक्त पर जब केशव प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान देते हो कि आपका दर्द ही हमारा दर्द है। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा दर्द है जो यूपी के उप मुख्यमंत्री को है, जिसका निवारण पिछले 7 से 8 साल में नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर आप इस बैठक की बात करें तो जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री जो यूपी में सदन होना है, कहीं ना कहीं असेंबली की शुरुआत होनी है, जुलाई एंड में होनी है, उसको लेकर तारीखों को लेकर वार्ता ये आज होने वाली है। एक पुस्तक भी वो भेंट करेंगे आनंदीबेन पटेल को। लेकिन मोटा मोटा जो जानकारी मिली है वो जानकारी यही है कि जो तारीख होगी असेंबली की उसको लेकर बातचीत हो रही है, उसको लेकर जो आखिरी फाइनलाइज करना है चीजों को, उसको लेकर ये मुलाकात है। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो गतिविधियां यूपी से लेकर दिल्ली तक हो रही हैं, दिल्ली दरबार तक हो रही हैं, उस बीच में मुख्यमंत्री का इस मुलाकात के मायने जरूर कहीं निकाले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, केशव प्रसाद का वो केवल एक बयान नहीं है, एक ऐसी चिंगारी है जिसने कहीं ना कहीं पूरी यूपी जिस पुस्तक आप जिक्र कर रहे थे वो पुस्तक आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री की ओर से दे दिया गया है। लेकिन मेल मुलाकातों के बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। सीधे उसका हम रुख करेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक जारी है। करीब 1.5 घंटे से ये बैठक चल रही है। बैठकों का दौर जारी है। यूपी में चल रही सियासी अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी में बैठकों के बीच अगर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जाएं तो यकीनन इसके मतलब मायने बहुत सारे निकाले जाते हैं। अब इस मुलाकात का एजेंडा क्या है? भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से अपने आप को किस तरह से मैदान में उतारने की प्लानिंग कर रही है? क्योंकि इसी साल 3 राज्यों में होने हैं विधानसभा के चुनाव। उसके ठीक पहले उत्तर प्रदेश को लेकर सियासी सरगर्मी यहां पर बढ़ चुकी है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। हिमांशु, अभी जो मुलाकात हो रही है पीएम और एचएम की, एजेंडा क्या है इस मुलाकात का? देखिए, मुझे लगता है संगठन के अंदर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं तो यूपी में जो सियासी हलचल है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतरकलह है उसको लेकर मुलाकात है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनसे राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा है उसको लेकर बातचीत की, फीडबैक लिया पूरे लोकसभा चुनाव का, क्या हुआ ऐसा जिससे भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटों का नुकसान हो गया। भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों से घटकर जो है वो 33 सीटों पर आ गई है। 4 उनके घटक दल के साथी हैं चित्रा, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर और घटक दल 3 सीटें जीतते हैं और अकेले समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत जाती हैं। तो ऐसा कौन से समीकरण बदल गए, ऐसी कौन सी चीज हो गई जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ? वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सरगर्मियां हैं उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया। उन्होंने खुद भूपेंद्र चौधरी को बुलाया। भूपेंद्र चौधरी कल जेपी नड्डा से भी मुलाकात की उन्होंने और उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य ने भी जो है वो जेपी नड्डा से मुलाकात की। मामला इतना बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि ये जो मुलाकात अभी चल रही है, क्या ये यूपी के संदर्भ में चल रही है ये मुलाकात?
देखिए बिल्कुल मुझे जहां तक लगता है वो यूपी का ही संदर्भ होगा। उसका कारण ये है क्योंकि पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे जो गतिविधियां हैं, केशव प्रसाद मौर्य का बयान हो, उसके बाद तमाम विधायकों के, मंत्रियों के बयान हो, लोकसभा चुनाव में हार को लेकर जेपी नड्डा वहां गए, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी को बुलाया, जेपी नड्डा ने मुलाकात की, आज भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और अब अमित शाह वो व्यक्ति है जिन्होंने 2013 में जो है महासचिव बनने के बाद जो है पूरे समीकरणों को साधा था, जातिगत समीकरणों को साधते हुए सोशल इंजीनियरिंग जो की थी उसके दम पर 2014 में 73 सीटें जीती, 2017 के विधानसभा चुनाव में 312 और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 19 में 62 सीटें और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा क्रूशल रोल जो है गृह मंत्री अमित शाह ने निभाया था, क्योंकि उस वक्त पार्टी में योगी सरकार के खिलाफ कुछ आवाजें उठनी शुरू हो गई थी। मैंने कल भी बताया था कि 200 के करीब विधायक जो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे थे, गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक सीटों पर जाके नाराज लोगों को मनाने की कोशिश की, मान मनोबल किया, उनको समझाया कि पार्टी को जीतना जरूरी है और फिर जाके भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो गृह मंत्री अमित शाह का रोल उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाते हैं उन्हें और मिल रहे हैं, उनसे पहले भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की जो फर्टाइल लैंड है वो बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी को अभी भी उम्मीद है जो कुछ हुआ है उसमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के उस बयान का क्या, कंट्रोल कैसे होगा, कि जो कुछ ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, उनके साथ चर्चा में आगे बढ़े उसके पहले आपको दिखा देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल हुई दिल्ली बैठक में क्या हुआ था। सबसे ज्यादा चर्चा कल दिल्ली में हुई 2 बैठकों पर थी, जिसे लेकर तमाम तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। इस बैठक में क्या निकल कर आया, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जेपी नड्डा के साथ हुई दिल्ली में 2 बैठकों में यूपी में तनाव कम करने पर जोर दिया गया। यूपी में सीएम को लेकर बैठक में कोई मंथन नहीं हुआ, जिसे लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म था। सूत्रों की माने तो यूपी में प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव होने की तैयारी हो रही है, जिसे लेकर बातचीत हुई है। वहीं योगी के मंत्रिमंडल में भी बदलाव किया जा सकता है, जिसको लेकर तैयारियों की खबर है। हालांकि सरकार अभी बदलाव को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती। ऐसे में यूपी में उपचुनाव के बाद ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन सब के बीच यूपी बीजेपी को लेकर आलाकमान पूरी तरह से सक्रिय है। ऐसे में अब केशव प्रसाद मौर्य के संगठन वाले बयान पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता मतलब समझाने में जुट गए हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा, ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। कि कोई भी इस लोकतंत्र में सरकार चलाने के लिए पार्टी चाहिए, पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, क्योंकि विचारधारा को कार्यकर्ता गांव में पहुंचाता है, जड़ उसकी बढ़ाता है, फिर पार्टी खड़ी और बड़ी हो जाती है। तो कार्यकर्ता ही तो पार्टी चलाता है और पार्टी ही सरकार चलाती है। तो इसमें ये तो सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कहना क्या। बीजेपी में जारी इस खींचतान ने विपक्ष को मौका दे दिया है, जो लगातार सरकार का घेराव कर रहा है। इसी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना, ट्वीट करना, खबरें लीक करना, एक ही समय में देखा था। जब कल्याण सिंह को, जो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें भाजपा ने हटाया था, और यह मैं अब देख रहा हूं। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए तो हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। देखिए कौन दूसरा कल्याण सिंह बनता है या कल्याण सिंह भारी पड़ते हैं, ये वक्त बताएगा। विरोधी दलों के अपने तंज हैं, लेकिन इन सबके बीच लखनऊ में आज एक और अहम बैठक हुई।
इस सियासी अटकलों के बीच योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया, जहां सीएम योगी ने इसकी तैयारियों को लेकर बाकायदा दिशा निर्देश दिए। साफ और जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देने का निर्देश दिया गया। बूथ स्तर पर काम करने पर जोर दिया गया है। स्थानीय कार्यकर्ताओं से संवाद पर जोर दिया गया है, जिसको लेकर कई तरह की शिकायतें यहां सामने आई हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती। 10 सीटों के लिए 30 मंत्रियों को बाकायदा जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री स्थानीय मुद्दों पर फीडबैक देंगे, प्रत्याशी को लेकर फीडबैक देंगे कि प्रत्याशी को लेकर स्थानीय जनता में किस तरह का रुझान है। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने को लेकर भी बाकायदा चर्चा की गई है। समर्थ श्रीवास्तव लखनऊ से, हिमांशु मिश्रा दिल्ली से, हमारे दोनों ही सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर्थ, अब बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का सारा फोकस अब 10 उपचुनाव को लेकर भी है, जो 10 महत्वपूर्ण सीटें हैं। और आज योगी आदित्यनाथ की बैठक उसको गति देती हुई दिखाई दी। बिल्कुल चित्रा, गति देती हुई दिखाई दी, क्योंकि कल रात तक ये नोटिफिकेशन आता है कि एक बैठक लेंगे, और ऐसा नहीं था कि सारे मंत्रियों को बुलाया गया था। जिनको जिम्मेदारी उपचुनाव की दी गई थी उनको यहां बुलाया गया था और दिशा निर्देश दिए गए हैं। रात्रि विश्राम करने के लिए बताया गया उन जगहों पर जहां जहां चुनाव है, जहां जहां उन नेताओं की ड्यूटी लगी हुई है, उनको ये नसीहतें दी गई। और सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो ये कही गई है, जो संविधान को लेकर लगातार विपक्ष बातें कहता आया, इस बात का जिक्र हालांकि योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, यानी कि जिस वक्त जो बैठक हुई थी आशियाना में। लेकिन अभी जो अहम बात इस मीटिंग में कही गई है वो यही है कि जो भी सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें विपक्ष फैला रहा है, उस पर आप विराम लगाइए, उस पर आप जवाब दीजिए। शायद बीजेपी की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, ये भी एक बड़ा कारण हार का यूपी में बना है। तो तमाम इन बातों पर आज बैठक काफी देर 5KD पर चली है, जहां पर कुछ मंत्री और कुछ बीजेपी के बड़े चेहरे यहाँ वहां पहुंचे, जिनको उपचुनाव के हिसाब से जिम्मेदारी भी मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि दोनों ही दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने उपचुनाव की तैयारी कर दी। लेकिन इस बीच में जो संगठन सरकार वाली बात है, उसमें कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो पसोपेश की स्थिति में आ गए हैं। कई बार वो बयान देकर बदल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जौनपुर के विधायक का बयान आता है, उसके बाद मोती सिंह आता है, वो बयान पहले देते हैं, अपनी नाराजगी जताते हैं, लेकिन फिर अपना बयान बदल देते हैं। तो इतना इस वक्त डिस्टर्बेंस चल रहा है बीजेपी में, तो उपचुनाव के लिए काफी बीजेपी को मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि संगठनात्मक तौर पर आपको कोई भी चुनाव अगर लड़ने जाते हैं तो संगठनात्मक तौर पर आपको मजबूत होना मैं बेहद लौटी हूं जरूरी है। समर्थ, एक बड़ी खबर है, जल्दी से उसका हम रुख करेंगे। हिमांशु से भी सवाल लेने हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं। मोदी कल बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जिन लोगों की ओर से लगातार चुनावों में मेहनत की गई, उनसे एक एक करके प्रधानमंत्री के मुलाकात का ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। आपको बताते चले, चुनाव के काम में लगे कार्यकर्ताओं से वो बातचीत करेंगे। कल शाम 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। उनका मनोबल बढ़ाने की ये कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है। हिमांशु, हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक जीत या हार से निकलती है और उसके बाद अगले की तैयारी शुरू कर देती है। तो अब ये जो मेल मुलाकातें कल होनी है, क्या इसी के आधार पर देखा जाए कि जो कार्यकर्ता अभी भी थोड़े सुस्त हैं या जिनको लग रहा है कि हमें वो अपेक्षित सीटें नहीं मिली, इसलिए उनका मनोबल गिरा हुआ है, उनमें उत्साह का संचार करने के लिए ये मुलाकात होगी कल? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी हैं, जिन्होंने दिन रात जो है लोकसभा चुनाव में काम किया, ये वो जो कार्यकर्ता जिनको पार्टी दफ्तर के अंदर जिम्मेदारी दी गई थी, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। हाई टी पे मुलाकात होगी, यानी कि चाय पर चर्चा भी होगी और उनके साथ बातचीत होगी। उनसे पूछा जाएगा आपके कैसा अनुभव रहा। ये इस तरीके की मुलाकात जो है चित्रा 2014 के चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 19 के चुनावों के बाद जो है वो प्रधानमंत्री के घर पर यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मुलाकात हो रही है। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों चुनावों के बाद, ये तीसरी बार है जब चुनाव नतीजों के बाद जो है पार्टी के कर्मचारियों के साथ और उन कार्यकर्ताओं के साथ जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, उनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या और इसमें चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेंगी और वो इस तरीके की चीजें करते रहते हैं समय समय पर, चाहे होली मिलन हो या दिवाली मिलन के कार्यक्रम हो, वो लगातार लोगों से। चलिए, अब इस मुलाकात से क्या बातें निकल कर आती हैं, हिमांशु उसके बारे में हमें देंगे जानकारी।